नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किए और उसके बाद सीएम योगी ने श्री हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण किया और इस मौके पर सीएम योगी को चांदी का मुकुट भी भेंट किया गया है। आपको बता दें, सीएम योगी ने सेना के शौर्य को याद दिलाया और पाकिस्तान पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा, पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों को मारा, हमने 26 के बदले 124 आतंकवादियों को मार गिराया। यह आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब 75 वर्ष बहुत जी लिया। तो अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया, उन्होंने हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। चांदी का मुकुट सीएम को भेंट किया गया और यहां उन्होंने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए जिनको सरकारी योजना का लाभ दिया गया। और इसके अलावा मंच से एक बार फिर पाकिस्तान को उन्होंने ललकारा और कहा कि 75 वर्ष बहुत जी लिया, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ये आतंक पाकिस्तान को ले डूबेगा। उन्होंने 26 को मौत के घाट उतारा तो हमने 124 आतंकवादियों को मार गिराया। भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से 3 बड़े आतंकी हमले हुए और तीनों बड़े आतंकी हमलों का करारा जवाब दिया गया। हमने गोली का जवाब गोले से दिया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया, उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगाम में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि यह सफलता उनके दृढ़ संकल्प और हमारे सशस्त्र बलों की बेजोड़ बहादुरी का प्रमाण है। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success
of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। भारत सरकार को कांग्रेस पर एफआईआर करनी चाहिए। निशिकांत दुबे कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से हुए समझौते की जांच हो। और बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप, 1991 में पाकिस्तान से समझौता हुआ। सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देने का समझौता हुआ। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब यह इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करना चाहिए। इधर कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि पाकिस्तान से हुए समझौते का बचाव करते हुए शांति के समय यह किया गया समझौता था, लेकिन जिस समय यह समझौता पाकिस्तान से हुआ है उस वक्त कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सपा और कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठाते हुए साफ किया कि कांग्रेस को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं। साथ ही यह भी कहा कि इस बार चुनाव में 80-70 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। नहीं, ये देखिए, ये गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं, ये गलत बात बोलने का काम करा जाता है। तो हम लोग अपना आप में सक्षम है। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। हाँ, मैंने कहा था 80-20, 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को रखने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को खड़ा करना है तो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमें किसी बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम कोई भिखारी नहीं है कि हमें भीख में कुछ चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर निशाना साधा और कहा कि इमरान की इतनी हैसियत नहीं है कि उनके बयान को सपा कांग्रेस संज्ञान मिले। अभी उस हैसियत में नहीं है जो इस तरीके के बातों को, उनके बयान को संज्ञान मिले। न उनके बात को संज्ञान कांग्रेस पार्टी लेती है, न उनकी बातों का संज्ञान समाजवादी पार्टी लेती है। वो अपने मन से कहते हैं, कहते रहे।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से जहां इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है, वहीं इस बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी नेता इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच में या इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कांग्रेस और सपा के बीच में या इंडी गठबंधन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच पोस्टर वॉर के बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। इस क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी नागरिक परिषद ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में पोस्टर लगाए और इसके जरिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सोशल मीडिया साइट एक्स पर चले पोस्ट वार के बाद अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर लिखा है वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, गाली गलौज, नमाजवादियों के डीएनए की आ गई रिपोर्ट। आपने प्रदेश का कर दिया उपकार, ब्रजेश पाठक जी बहुत बहुत आभार। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा लगाया गया है। जैसा कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, पोस्ट की जा रही थी, उसके बाद ये पोस्टर लगाया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पहुंचने का मामला अब विवादों में आ गया। राहुल गांधी के अचानक डीयू में पहुंचने पर डीयू प्रशासन ने आपत्ति जताई और यूनिवर्सिटी का यह कहना है कि यह संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, छात्रों प्रशासन के कामकाज में बाधा पहुंचाने वाला है। राहुल गांधी ने डीयू में SC, ST और OBC वर्ग से जुड़े हुए छात्रों से मुलाकात की और इस दौरान ABVP से जुड़े लोगों ने वहां नारेबाजी भी की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी बार बिना किसी सूचना के आए। जब वो आए तो वो डूसू ऑफिस में गए और डूसू ऑफिस को उनकी सिक्योरिटी ने पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया। हमें डूसू की सेक्रेटरी मित्रविंदा कनवाल की कंप्लेंट मिली है कि उनके ऑफिस में कुछ लड़कियां थीं जिन्हें पहले बाहर से बंद कर दिया गया और दरवाजा खटखटाने पर उन्हें छोड़ा गया। मित्रविंदा कनवाल जो डूसू की सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी डूसू ऑफिस में जाने नहीं दिया गया और उनके मुताबिक बाहर कुछ लड़कों ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। श्री राहुल गांधी ये दूसरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना किसी सूचना के आए हैं। इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी का डीयू में विरोध होता दिख रहा है। वीडियो में राहुल गांधी से पहलगाम हमले को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि उन्होंने मंत्रालय का विरोध क्यों किया। आपने क्या सोचकर पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? Is it a time to question the security? आपने क्या सोचकर पहलगाम अटैक के ऊपर मिनिस्ट्री से सवाल किया? Is it a time to question the security? आपने क्या सोचकर पहलगाम अटैक के ऊपर? कानपुर के गोविंद नगर से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी की टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी पर लगा विधानसभा का पास चोरी हो गया। यह घटना तब हुई जब विधायक ने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी और उन्होंने इस संबंध में अब पुलिस से शिकायत की है। विधायक ने आशंका जताई कि पास का आपराधिक गतिविधियों या संगठित अपराध के लिए गलत इस्तेमाल हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी एक्शन में आ गई है और सर्विस सेंटर प्रबंधन से पूछताछ कर रही है। तो मुझे शंका हुई कि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जिसने भी पास इसको गायब किया हो कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए। मेरी गाड़ी का विधायक का लगा हुआ पास कोई आपराधिक गतिविधि हो जाए, संगठित गिरोह कोई अपराध कर दे, कोई उसमें बड़ी घटना कर दे या किसी भी सरकारी संस्थान में, चूंकि विधायक का पास लगा रहेगा तो वो गाड़ी कहीं भी जा सकती है। ऐसी कहीं चूक आपराधिक घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना ना घटित हो, इसके लिए मैंने तुरंत FIR थाने में भेजी है। थाने में FIR दर्ज कराई महाराजपुर थाने में और CP कानपुर को उसकी कॉपी दी। चोरों ने विधायक की कार से उसका कार पास गायब कर दिया, जिसके बाद गोविंद नगर विधायक ने महाराजपुर थाने में तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब पुलिस जांच में जुटी और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर शोरूम के अंदर जब कार घुसी तब विधायक की गाड़ी पर कार पास था और शोरूम के बाहर निकलते ही वो पास गायब हो गया। और ऐसे में अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पास को चुराया तो चुराया किसने, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पास का कोई मिसयूज कर रहा हो। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुटी है।
समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए और इसके तहत प्रत्येक बूथ पर 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जाति और समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। पहले संख्या 5 थी। क्या है इस रणनीति के पीछे का राज, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के मद्देनजर बूथ पर काफी बदलाव कर रही है। समाजवादी पार्टी का पहले नारा था हर बूथ पर 10 यूथ, जिसके तहत एसपी ने तय किया है कि सरकार की कमियों को घर घर बताकर बताना होगा। पार्टी की रणनीति है कि जनता के बीच में जाकर बताया जाए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी हर बूथ पे 17 यूथ और 17 जातियों को जोड़ने का फॉर्मूला तैयार किया है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने पीडीए फॉर्मूले पे कि हर बूथ पे सभी का प्रतिनिधित्व होगा। सभी जातियों को जोड़ के हर बूथ पे समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के लिए लेने का काम करेगी। उधर दूसरी तरफ राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख मजबूत किए थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी सभी बूथों पर 17 अलग अलग जाति के लोगों को जोड़कर ये बात बताना चाहती है कि उनका आधारभूत वोट बैंक मजबूत है। अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, एक बूथ 10 यूथ। अब शायद उसको उन्होंने बढ़ा करके मजबूती करने के लिए सभी जातियों को जो पीडीए का फार्मूला लेकर के वो चल रहे हैं उसको ज़मीनी स्तर पर उतार करके और बूथ को मजबूत करने की रणनीति शायद ये हो सकती है उनकी। 2024 के लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। सपा इस बात को जानती है कि 2027 का चुनाव उनके लिए काफी अहम है। ऐसे में जातीय समीकरण को बनाना उनके लिए सत्ता की चाबी ढूंढना जैसा होगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही दिल देशभक्ति से भर उठता है, लेकिन अब इसी नाम का कुछ साइबर ठग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी लोगों की भावनाओं से खेलने और पैसे हड़पने के लिए। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर बड़ा सैन्य अभियान था और इस आतंक के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा सैन्य अभियान। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। लेकिन अब इसी ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लेकर साइबर ठग लोगों को झांसे में ले रहे हैं। ठग सोशल मीडिया पर खुद को सेना से जुड़ा बताते हुए पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिवार वालों की मदद के नाम पर ठगी कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा साइबर ठग QR कोड और अकाउंट नंबर भी शेयर कर रहे हैं। कि ऐसा कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट जो है अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली गवर्नमेंट ने नहीं दिया है और कृपया करके कोई भी ऐसे अपील या किसी भी बैंक खाते में ऐसे आप पैसे मत डालिए, अदरवाइज आपके साथ कोई ठगी हो सकती है। तो अगर आपके पास भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कोई मैसेज या डोनेशन लिंक आया है तो सतर्क रहें, क्योंकि भारतीय सेना की ओर से इस तरह का कोई भी डोनेशन अभियान या डोनेशन की कोई मांग सोशल मीडिया या व्यक्तिगत खातों के जरिए नहीं की जाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी लगातार सुर्खियों में है। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंताजनक है, लेकिन आज हम आपको वो अड्डा दिखाएंगे जो उस डेमोग्राफी को बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, पुलिस का सत्यापन चल रहा है किराएदारी और नौकरों का उनका। ऐसे में कोई व्यक्ति होटल में अगर आपके वहां हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन 1 महीना रुक रहा है, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप तत्काल थाना पुलिस को बताएंगे, क्योंकि 1 महीना अगर कोई रह गया तो किराएदार हो गया, वो आपका होटल में थोड़ी रहा। फिर सुना आपने ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जहां मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके बनभूलपुरा में चल रहे मुसाफिर खानों में कैसे नियमों को ताक पर रखकर संदिग्ध लोगों को रखा जा रहा है, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए, वो भी बिना दस्तावेजों के। जांच के दौरान ये सब देख पुलिस भी हैरान रह गई। चेकिंग के दौरान जो लोग मिले, अब पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है। बनभूलपुरा एरिया में जितने भी ऐसी जगह जहाँ से लोग बाहर से आके रह रहे हैं, उनका डाटा हमने कलेक्ट किया है
ये कुछ लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उनके संदर्भ में हमारे लेवल पर जांच चल रही है। वो लोग हमारी निगरानी में हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध उसमें उनकी एक्टिविटी पाई जाती है, उनके खिलाफ हम आवश्यक कार्रवाई भी शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हल्द्वानी के मेयर का साफ आरोप है कि मुसाफिर खाने साजिश का अड्डा है, जहां से देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इस बात को मैं लगातार कई वर्षों से कहते आ रहा हूँ कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का बहुत सारे एक मिशन के तौर पर ये काम हो रहा है। जहाँ तक बलनपुरा के मुसाफिर खानों की बात है, वहाँ पर मुझे कल पता चला कि कुछ लोग जो एक डेढ़ महीने से उन होटलों में मुसाफिर खानों में रुके हुए थे। निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। जाहिर है भारत और नेपाल के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसी देवभूमि की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आए बाहरी लोगों का है और ऐसे मुसाफिर खाने इनके मददगार साबित हो रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में राजकीय कीर्ति इंटर कॉलेज के 16 साल के छात्र एनसीसी कैडेट सचिन कुमार ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और इसके साथ उत्तराखंड में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट जीतने वाले छात्र सचिन ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। सचिन कुमार ने 18 मई की सुबह 4:06 पर एवरेस्ट फतेह किया। अभी जोशीमठ में हमारे गढ़वाल हिमालय की जो पीक है माउंट अबिगाबिन, जो 7,355 मीटर की है, पहले वो फतेह की इसने। उसके बाद इसमें जो है एनाइम नेहरू पर्यावरण संस्थान में भी इसने जो है 1 मंथ इसने ट्रेनिंग ली। उसके बाद जो है इसने दिसंबर से जनवरी तक ये आपके सियाचिन जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, तो वहाँ पर इसने प्रशिक्षण लिया और वहाँ पर इसने आरोहण किया। उसके पश्चात यहाँ से जो है अप्रैल में गए हैं, ये उत्तरकाशी से अप्रैल में गए दिल्ली, और दिल्ली से जो हमारे डीजी एनसीसी हैं उन्होंने जो है टीम को काठमांडू के लिए रवाना किया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।